व्हाट इज कथक? एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि नदर्न इंडिया से ओरिजिनेट करता है। साथ ही में देर आर ओवर अ डजन विलेजेस अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड बिहार जिन गांवों का नाम ही कथक है। जब हम कथक की बात करते हैं तो कुछ एक गिने चुने नाम ही जो कोहिनूर बन पाए, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी। तो और लोग पंडित बिरजू महाराज क्यों नहीं बन पाते? क्या था उनमें? महाराज जी के साथ मैं कहूँगी कि अदर देन द फैक्ट दैट उनका कमांड ओवर द आर्ट फॉर्म वाज सो कंप्लीट कि वो जितने अच्छे नर्तक थे उतने ही अच्छे गायक थे। फिर घर में एक इतनी बड़ी शख्सियत का होना ये एक अलग बात है, बट उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करना या मंशा बना लेना या मन बना लेना कि मैं उनकी शागिर्द बन जाऊं, ये विचार कब आया? माँ ने बचपन में ही खड़ा कर दिया उनके सामने और बोला सीखो। और हमारे घर का ये दस्तूर है कि हर बच्चा, चाहे लड़की चाहे लड़का, कज़न्स हों, इमीडिएट फैमिली से हों, सबको कथक की बेसिक तालीम तो मिलती ही है। आप अगर इस घर में हैं तो आपको म्यूज़िक की और डांस की बेसिक समझ तो होनी ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिट्स एंड पीसेस में। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, युवा, प्रतिभावान और समर्पित कथक नृत्यांगना शिंजनी कुलकर्णी जी। कथक की दुनिया में इन्हें किसी परिचय की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पंडित बिरजू महाराज जी की नातिन होने के नाते इनके नृत्य में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम भी दिखाई देता है। शिंजनी ने बहुत छोटी उम्र से ही मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई और आज भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो आपका स्वागत है शिंजनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन मैंने कहा। वैसे आप देखिए, उतना ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होता है। I've attended many of your shows, मतलब mesmerizing जो कहते हैं ना, वैसा होता है। जाहिर सी बात है, एक लेगेसी लेके जब आप आगे बढ़ रही हैं तो वो गुर आप में होंगे, लेकिन हर कोई इतनी खूबसूरती से उसको निभा भी नहीं पाता जैसे आप निभा रही हैं। क्या व्हाट इज कथक? पहले दर्शकों को मैं चाहूँगी आप बताएं। पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड विद योर इंट्रोडक्शन। आई फील इतना ग्लोइंग इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं डिज़र्व करती, मगर आपका बहुत शुक्रिया। कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि नदर्न इंडिया से ओरिजिनेट करता है और इसकी जो ओरिजिन है वो कथावाचन में है, जो कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में जो कथावाचन मंदिरों में हुआ करता था, उससे ये शुरुआत की जाती है। कई लोग लव कुश को पहले कथक भी मानते हैं क्योंकि कथावाचन करते हुए उसमें संगीतमय ढंग से उसको प्रस्तुत करना, ये एक चलन वहाँ से शुरू हुआ है। ऐसे Really? भी मतलब रामायण के समय से? जी, ऐसे भी स्टडीज़ हुए हैं। साथ ही में देर आर ओवर अ डज़न विलेजेस अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड बिहार जिन गाँवों का नाम ही कथक है, जहाँ पे कि पेशेवर तौर से कथावाचन करते हुए लोग अपना जीवन गुजर बसर करते थे। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट था जिसमें कि मंदिरों में भक्ति में लीन कथावाचक जब कथा कहते थे तो वो गाने लगते थे, भजन कीर्तन करने लगते थे और उसी में खो करके एक ट्रांस में चले जा करके डांस भी करने लगते थे। जैसे बैलेट्स एक इसका फॉर्म कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि हम राजस्थान में जो हम की पाबू जी का फड जिसको कहते हैं कि वो लोग पढ़ते हैं और गाने लगते हैं इस तरह से। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जर्म आइडिया, ओरिजिनेटिंग आइडियाज़ ये हैं। कथक शब्द का इस्तेमाल शास्त्रों में, वेदों में हमको पाया जाता है। तो इट्स अ वेरी एंशिएंट ट्रेडिशन। आज जो हम देखते हैं ऑफ कोर्स वो उसका बहुत ही कंटेम्प्रेरी वर्जन है जिसके अंदर की स्किल, फ्लेयर और
रिदमिक एक्सपर्टीज का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो गया है, अदर देन जस्ट डिवोशन एंड द प्रोपगेशन ऑफ धर्मा एज इट वाज अर्लियर प्लान्ड बाय नाट्य शास्त्र। तो जैसे आपने कहा कि कथा वाचन इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, हाँ? बाद में ये नृत्य और फिर जो अभी एक कॉन्टेम्प्ररी स्टाइल भी इसमें जुड़ गया है, लेकिन नॉट मेनी ऑफ देम नो कि इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव कथा वाचन था। सो कथक की ये जो लोकप्रियता इस लिहाज से उतनी क्यों नहीं फैल पाई? मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करूँगी कि प्राइम ऑब्जेक्टिव कथक का या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म का जो कि क्लासिकल फॉर्मेट से है या नाट्य शास्त्र से निकला है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था धर्म को आसान रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सके। सो द प्रोपगेशन ऑफ धर्मा वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, नॉट कथा वाचन। सबने अपने अपने तरीके से उसको किया, कथक ने कथा वाचन के तरीके से किया। ओके। फोक ट्रेडिशंस में ये अलग तरीके से हुआ, मगर क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के अंदर एक ग्रामर है, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक उसको बरतने का एक तरीका बताया गया है शास्त्रों में, इसलिए उसे शास्त्रीय नृत्य कहा गया है। और इसको समझना या इसकी जानकारी हर कोई नहीं रखता। सो इट हैज़ बिन an art form of refinement. It has been an art form which has been associated with the elite class. आप इसे एक acquired taste मान सकते हैं। तो patronage भी हमको जो है वो उस ज़माने के जो well to do families थे उनसे ही मिलती थी, चाहे फिर वो राजा हों, कोई नवाब हों, ज़मींदार हों, ऐसे लोग, या फिर मंदिरों में जहाँ पर कि लोग इकट्ठे होते थे। तो अब जब पहले तो धर्मा वॉज द वे ऑफ लाइफ, सभी लोग धर्म से कहीं ना कहीं जुड़े थे। किसी भी शहर का जो सेंटर पॉइंट होता था वो वहाँ का मंदिर होता था, बाजार भी वहीं लगते थे, त्योहार भी वहीं मनते थे, सब कुछ उस मंदिर के आसपास होता था। विद सिटीज़, विद अर्बनाइजेशन ये बिल्कुल बदल चुका है। आज धर्म जो है वो आपका एक पर्सनल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट इज़ नॉट अ कम्युनिटी थिंग एनी मोर। ऐसे में ऑफकोर्स क्लासिकल डांस फॉर्म का रीज़न, प्राइम ऑब्जेक्टिव, सब कुछ बदल गया है। जब हम कथक की बात करते हैं तो कुछ एक गिने चुने नाम ही जो कोहिनूर बन पाए, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी। तो और लोग पंडित बिरजू महाराज क्यों नहीं बन पाते, क्या था उनमें? हम बहुत लकी रहे हैं कि कई ऐसे कथक के कोहिनूर, जैसे आपने कहा, वो हुए और हम लोगों ने उनके आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन ली, जैसे कि गोपी कृष्णा जी, झनक झनक पायल बाजे में आपने देखा है, विदुषी सितारा देवी जी, जिनको कि आपने कई फिल्मों में देखा, उनको कथक क्वीन कहा गया, रोशन कुमारी जी, ऐसे कई और नाम हैं। महाराज जी के साथ मैं कहूँगी कि other than the fact that उनका कमांड ओवर द आर्ट फॉर्म वॉज सो कंप्लीट कि वो जितने अच्छे नर्तक थे उतने ही अच्छे गायक थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो रेडियो से ए ग्रेडेड आर्टिस्ट थे एज अ सिंगर ऑल्सो, और वो उतना ही अच्छा परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी, परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते थे, जैसे कि नाल उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। वो लिखते उतना ही अच्छा थे, वो उतनी ही अच्छी पेंटिंग करते थे। तो वो एक 16 गुण संपन्न कलाकार जिसे कहते हैं, वो सदियों में एक इंसान ही होता है। लय की पकड़ हो, चाहे अभिनय में पारंगत होना हो, एक गुरु के तरीके से कई और कमाल के शिष्य तैयार करना हो, महाराज जी ने ये सब किया। साथ ही में आई पर्सनली एज अ स्टूडेंट ऑफ कथक फील कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि कथक की प्योरिटी और ओरिजिनल फॉर्म को बिना डाइल्यूट किए न्यूअर ऑडियंसेस के लिए उसको ईजी बना दिया। जैसे कि he was everybody's favorite, मतलब मुझे लगता था सारे फिल्म मेकर्स भी चाहते थे कि महाराज जी उसमें जुड़ें। क्योंकि फिल्म मेकर्स उनका अभिनय पक्ष ढूंढ रहे थे। संजय बंसाली को मैंने संजय लीला बंसाली जी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड ही हैज़ वर्कड विद नाना ऑन मल्टीपल मूवीज़। मैंने पर्सनली उनको देखा है, मैं देवदास के सेट पे खुद थी एज अ चाइल्ड, और वो
घंटों महाराज जी को सिर्फ भाव अभिनय करते हुए देखते थे, टू द पॉइंट कि जब महाराज जी गुजरे तो उन्होंने अपनी पूरी फिल्म की शुरुआत उनको डेडिकेट की, गंगूबाई काठियावाड़ी जो उन्होंने बनाई। तो वो अभिनय पक्ष, फिल्म मेकर्स चेज्ड हिज अभिनय पक्ष, आर्ट लवर्स चेज्ड हिज रिदम, एंड द न्यूअर ऑडियंसेस जो शायद ज़्यादा नहीं भी जानते थे कथक के बारे में, वो ढूंढते थे वो इजी मेथड्स जो महाराज जी बनाते थे गिनती की तिहाइयों के ज़रिए। आजकल के बच्चों को ये बताना कि स्केटिंग कैसे हो सकती है कथक में, एक डक कैसे चलती होगी, या एक दोस्त है जो बहुत लेज़ी है और एक दोस्त है जो बहुत एक्टिव है, ये दोनों कथक की बोली में बात कैसे करेंगे। ऐसे कुछ मज़े की चीज़ें उन्होंने बनाई जो कि पूरी तरह से क्लासिकल ग्रामर के अंदर थी, मगर दिस अलाउड फॉर न्यूअर ऑडियंसेस टू गेट एसोसिएटेड विद कथक, एंड आई थिंक दैट इज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। आपको अपनी पहली मेमोरी क्या याद है उनके साथ, जो मतलब आई डोंट नो कितनी साल की रही होंगी तब की बात मैं पूछना चाह रही हूँ। श्वेता जी, मैं आपको ये बताऊं सच में कि छुटपन में तो मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं थी कि मेरे नाना कोई बहुत बड़े जाने माने कलाकार हैं या सेलिब्रिटी हैं। मेरे लिए तो नाना थे, मैं उनके गोद में भी बैठ के खेलती थी, मैं उनसे ज़िद भी कर लेती थी, सब था। स्कूल में आई थिंक क्लास 2 या 3 में मेरी जीके बुक में उनका नाम आया, तो सब मेरे दोस्त मेरे पास आए कि ये तो तुम्हारे नाना है। आई सेड हाँ। तब मेरे को शायद पहली बार रियलाइज़ हुआ कि बाकी मेरे दोस्तों के नानाओं के नाम तो नहीं आ रहे तो मेरे वाले कुछ स्पेशल होंगे। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ करना शुरू किया 10-11-12 साल की उम्र में कि उनको देखने का तरीका लोगों का बहुत फ़र्क है। लोग दे रेवर्ड हिम फॉर हिज आर्ट फॉर्म। बिल्कुल। और उनके एक आवाज़ पर लोग खड़े थे, अपने करियर को वो ट्रैजेक्टरी बदलने को राज़ी थे अगर वो कह दें तो। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे पास कितना बड़ा प्रिविलेज है एंड आई हैव टू वैल्यू दैट प्रिविलेज। फिर घर में एक इतनी बड़ी शख्सियत का होना, ये एक अलग बात है, बट उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करना या मंशा बना लेना या मन बना लेना कि मैं उनकी शागिर्द बन जाऊं, ये विचार कब आया? ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया था माँ ने बचपन में ही खड़ा कर दिया उनके सामने और बोला सीखो। और हमारे घर का ये दस्तूर है कि हर बच्चा, चाहे लड़की चाहे लड़का, कज़न्स हों, इमीडिएट फैमिली से हों, सबको कथक की बेसिक तालीम तो मिलती ही है। आप अगर इस घर में हैं तो आपको म्यूज़िक की और डांस की बेसिक समझ तो होनी ही है। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। उस समय मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, पसंद था हाँ बिल्कुल, मगर क्या ये मेरी ज़िंदगी का एक सेंट्रल फोकल पॉइंट बनेगा आगे जाके, ये तो मैं नहीं जानती थी। एंड सही मायने में बोलूँ तो मैं शिष्या तो बहुत बाद में बनी हूँ, जब मेरे में एक वो सीरियसनेस भी आई। पहले तक तो मैं इसलिए ही डांस कर लेती थी क्योंकि हो जाता है मुझसे, स्कूल में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती थी, कॉम्पिटिशन्स जीत जाते थे, बस उतना ही। बट नाना के सामने डांस करने में बहुत डर लगता था बिकॉज ऑब्वियसली यू डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट, वाई वुड यू वांट टू बॉदर हिम बाय डूइंग सम सिली मिस्टेक्स। तो पर मैं लकी रही कि मैंने अपनी मौसी से भी सीखा, विदुषी ममता महाराज जी। और अब नाना के गुजर जाने के बाद मैं अपने बड़े मामा पंडित जयकिशन महाराज जी की गंडाबंद शागिर्द हूँ। सो खैर आपके परिवार में आप किसी से सीख लें, सब लोग कथक करते हैं बिल्कुल। हर एक कोई दर्जन उसमें उस्ताद डांसर्स है। हैं। एक दर्जन हाँ जो सब कथक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अमेजिंग। तो जब घर में बातचीत होती होगी तो कथक के बारे में ही होती होगी या कुछ और भी टॉपिक आप लोग छेड़ते हैं? अधिकतर तो कथक की ही बात होती है। कथक से जुड़े लोग, प्रोग्राम्स, नई बंदिशें, यही बात हो रही होती है। कभी अदा कदा कोई फिल्मों की का जिक्र हो गया या क्रिकेट का जिक्र हो गया, कम ही होता है। हाँ। What transition do you see in after your Nana goes away? क्योंकि उस शिद्दत से
उस मतलब दैवीय शक्ति को उनमें एक थी, एक आप कह लीजिए, उसको आगे बढ़ा रहे थे। कहीं वो एक वैक्यूम है? वो वैक्यूम तो कभी फिल नहीं हो सकता। इवन इवन व्हेन कथक गेट्स इट्स नेक्स्ट कोहिनूर सो टू से, फिर भी वो वैक्यूम तो फुलफिल नहीं होगा। मगर कोशिश सब कर रहे हैं और वो ज़रूरी है। ये मान के बैठ जाना कि वो बेंचमार्क कोई टच नहीं कर सकता, इसलिए अगर हम आज मेहनत करना छोड़ दें तो फिर तो ये आर्ट फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगा। प्लस जिस समय नाना ने शुरुआत की और उन्होंने शिखर को छुआ, उस समय दुनिया अलग थी, चैलेंजेस अलग थे और बेनिफिट्स भी अलग थे। टुडे वी आर इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, हमारे पास बेनिफिट्स भी अलग हैं। तो हमारी ट्रैजेक्टरी बहुत फ़र्क है। तालीम वही है, मेहनत भी वैसी ही है, डेडिकेशन भी है, उन्हीं की दिखाई हुई मेहनत हम करना चाहते हैं उसी राह पर, मगर रास्ता थोड़ा फ़र्क हो गया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अमेजिंग लगता है कि जब डांसर्स होते हैं ना, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म है, उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी कभी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, एंगर हो, हाँ, वो डांस के माध्यम से निकाल लेते होंगे। ऐसा होता है। यस, अपने आप को हील तो कर पाते हैं। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में अर्ली ईयर्स ऑफ माई करियर वर वेरी टुमल्टस। आप ऐसा मान लीजिए कि चैलेंजेस फेस किए या रिजेक्शंस फेस किए, तो उस दौरान रियाज़ ने मुझे बहुत हील किया। मैं घंटों रियाज़ करती थी एंड आई एम नॉट एम्पलीफाइंग दिस। मैं घंटों रियाज़ करती थी और रोती रहती थी। तत्कार चल रहा है, पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं और आंसू टपके जा रहे हैं। वो एक रिलीज़ जो मुझे मिलता था उस समय, शायद उस कारण मैं और ज़्यादा रियाज़ करती थी क्योंकि मैं इतना हल्का महसूस करती थी बाद में। तो वो जो करियर में आपने कहा कि अप्स एंड डाउन्स रहे शुरुआत में, इवन बीइंग पंडित बिरजू महाराज जी's granddaughter, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? बिकॉज मैं जानती हूँ कि चैलेंजेस दोगुना हो जाते हैं इफ यू आर कैरिंग फॉरवर्ड सम लेगेसी, बट फॉर माय व्यूअर्स, बिकॉज लोग अक्सर ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जब आप ऐसी फैमिली से आते हो लाइफ बड़ी सिंपल होगी। ये अजम्पशन भी सही है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मेरी लाइफ कोई नॉन घरानेदार डांसर से जो कि उस समय शुरुआत कर रहे हों, उनसे आसान रही होगी। मुझे मैं लोगों को जानती थी, इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजर्स को जानती थी, सीनियर आर्टिस्ट्स को जानती थी और वो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे बचपन से देखा था। तो मुझे ऑलरेडी एक ईज़ी एक्सेस मिलता था, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत कम पड़ती थी और जिनसे पड़ती थी उनके साथ मुझे एक रिकॉल वैल्यू मिल जाती थी। वो मेरा नाम ना याद रखें अगर, तो वो महाराज जी का नाम याद रखते थे या वो मेरे मामा का नाम याद रखते थे, समवन। तो ये बेनिफिट तो मुझे ज़रूर था, मगर स्टेज पर जाने के बाद मेरा जो कंपैरिजन है वो सीधे पंडित बिरजू महाराज जी से था। और ये कंपैरिजन फुलफिल कर पाना किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आज आफ्टर स्पेंडिंग 12-13 ईयर्स एज अ फ्रीलांसर इन दिस फील्ड, मैं कह सकती हूँ कि किसी भी बिगिनर के लिए ये एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। मगर उस समय हर किसी ने वो कंपैरिजन हमसे किया, हमसे उम्मीद की कि अगर बाकी लोग एक लेवल तक का नाच रहे हैं तो मैं उस लेवल के कम से कम इंटू 3 नाच रही होंगी, सिंपली बिकॉज आई हैव अ सर्टेन डीएनए। समय के साथ मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, समय के साथ मैंने उतनी और ज़्यादा मेहनत की कि वो एक्सपेक्टेशन भी मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। एंड आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली, इट मे साउंड एरोगेंट टू सम पीपल, बट आई कैन से कि आज मैं उतना अच्छा काम कर रही हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उनके इस कंपैरिजन में तो कोई काम नहीं है, बट आई कैन होल्ड माई ओन स्पेस। पीपल कैन नॉट टेक अवे the hard work that I have done, the hard work that I have done on my own. And इसमें और भी एक ड्रॉबैक होता है कि जितने लोग उनको प्रेम करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अलावा एक हार्डन्ड कम्युनिटी ऐसी भी होती है जो कि नहीं पसंद करती है लीनिएज से आए लोगों को, या फिर उनके अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़ जैसे होते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहते हैं।
बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहते हैं, हमारे यहाँ भी नेपोटिज्म है, बिल्कुल है. मैनी पीपल कैन काउंट मी एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, इवन दो आई एम हाफ देयर हाफ नॉट देयर. आई डोंट कैरी द सरनेम, आई डोंट कैरी द legacy quote unquote. I belong to the family, I represent the घराना and I do it very proudly, very humbly. क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो बाकियों को मुश्किल से मिलती हैं, मगर उस अपॉर्चुनिटी को सेकंड टाइम मेरे दरवाजे पे वापस आने की मेहनत मैंने खुद की है और बहुत मेहनत की है. नहीं, दैट आई हैव सीन. पता नहीं कितने सालों से तो मैं आपको देख रही हूँ. बिल्कुल. हाँ, यू हैव स्लॉग्ड योरसेल्फ. इतना आसान नहीं होता कि अपनी एक जगह बना लो. इफ यू आर नॉट गुड, ऑडियंस रिजेक्ट्स. देर बिल्कुल. नहीं लगती. एंड दे हैव रिजेक्टेड मैनी पीपल. ऐसा नहीं है कि एंड दे कैन रिजेक्ट मी टुडे इफ आई एम लेजी वन सीजन. मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊं, आउट ऑफ शेप हो जाऊं, या मैं रेपिटेटिव काम करने लगूं, कुछ नया क्रिएटिव इनोवेटिव ना करूं, दे विल रिजेक्ट मी. किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक खाली ऑडिटोरियम एक नाइटमेयर जैसा है आज के ज़माने में. ये कहना बहुत खूबसूरत चीज़ है कि मैं तो अपने लिए नाचती हूँ, मुझे ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है. सच बात है, अधिकतर डांसर्स अपने लिए नाचते हैं, मगर अगर ये आपका ब्रेड एंड बटर भी है, देन यू हैव टू सेल सम टिकट्स, यू हैव टू ब्रिंग इन योर tribe to the auditorium, because an organizer is doing a show and selling tickets in your name. सॉरी, आपने ऑडिटोरियम की बात की तो जहन में एक सवाल है. अक्सर मैंने देखा है कि ऑडिटोरियम भरे नहीं होते इस तरह के शोज में. हाँ, कई में बहुत भरे हुए मैंने देखे हैं. हाँ, और पुश करना पड़ता है, आप आइए, आप आइए, आप आइए. डज इट मीन कि लोगों की जो लाइकिंग है टुवर्ड्स एनीथिंग कल्चरल, जो हमारे डांस फॉर्म हो, आर्ट फॉर्म हो, उससे कहीं ना कहीं people are getting away? Absolutely not. I think the missing piece of the puzzle here is proper marketing. Organizers show organize करते हैं. एक तो आज के टाइम में an artist is expected to be an organizer also, promoter also, social media manager also, content creator also, many things. ऐसे में एक इंसान जो क्रिएटिव है, शायद उसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्यूमेन ना हो, वो अपने शो को सही से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से लोग नहीं आ रहे. अगर आपने HCL कॉन्सर्ट्स का नाम सुना है, उनके सभी कॉन्सर्ट्स फुल जाते हैं. कौन आर्टिस्ट आ रहा है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लोग प्रमोशन अच्छा करते हैं. आई हैव बिन वेरी लकी टू बी परफॉर्मिंग फॉर रेखता, जश्न रेखता, फॉर 3 to 4. That's a very popular program. I don't have to worry about the audience because उनका अपना ब्रांड इतना बड़ा है, या फिर वो इतनी अच्छी प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी करते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग एक नॉर्मल है. फॉर अ क्लासिकल शो दैट्स ह्यूज. और हम क्यों नहीं कर पा रहे? वो लोग देख रहे हैं, वो खुश हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो हूट कर रहे हैं जैसे कि कोई रॉक शो चल रहा हो. ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसे भी ऑडियंसेस देखे मैंने. ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मार्केटिंग सही जगहों पर हो रही है और इसलिए लोग आ रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर को बुलाएं और उनका एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करें और कहीं पोस्टर ना लगाएं, कहीं कोई तो भी भरा होगा. तो भी भरा होगा. तो जो 4 लोगों को जिनको पता है उनके वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैलेगी. मगर आप अगर एक बड़ा पोस्टर कहीं लगा देंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बात ही खत्म है. अंडरग्राउंड शोज में और कमर्शियल शोज में ये फ़र्क है. अगर क्लासिकल डांस शोज को आप कमर्शियल शोज मानते हैं, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा. The onus of which is with the organizer. Okay. So, जब हम इसको कॉन्टेम्प्ररी से जोड़ते हैं कथक को, तो डज इट समवेयर कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिनलिटी मिस हो जाती है? आज के टाइम पे देखिए, आर्ट फॉर्म्स आर एवर इवॉल्विंग. अगर स्टैग्नेट कर जाएंगी तो इररेलेवेंट हो जाएंगी. हम कहते हैं ना कि कला समाज का एक दर्पण है. ठहरा हुआ पानी भी नहीं पी सकते आप, तो कला तो बहनी ज़रूरी है, समय के साथ बदलेगी भी. जो कथा वाचन करते थे और वो जो कथक था जो मंदिरों में होता था, अगर आज कुछ लोग हैं जो उसको आज भी वैसे प्रैक्टिस करते हैं,
उसको आप देखें और हमारी एक परफॉर्मेंस को आप देखें तो आपको 2 अलग-अलग डांस फॉर्म्स दिखेंगे, इतना फ़र्क आ चुका है एंड फर्दर और आ रहा है। मूवमेंट्स की वोकैब्युलरी सिमिलर है, रिदम की वोकैब्युलरी सिमिलर है, जो बोल हम पढ़ते हैं कथक करते हुए वो भी सिमिलर हैं, मगर उनका जो एग्जीक्यूशन है उसके माध्यम से हम कहानियाँ जो कहना चाहते हैं वो उनमें बदलाव आ रहा है, कॉस्ट्यूम्स में बदलाव आ रहा है, उसकी ओवरऑल पैकेजिंग में बदलाव आ रहा मतलब है। आज के जो शोज होते हैं वो मतलब लुक्स टू ग्लैमरस आल्सो। यस, स्टेज देखिए, मतलब द लाइटिंग, द इफेक्ट्स यस, बहुत खूबसूरत होता है। एब्सोल्युटली। और होना भी चाहिए। हम्म। एज अ सोसाइटी अगर हम ज़्यादा एलिगेंस की तरफ बढ़ पा रहे हैं या हमको फिनेस और नीट एंड टाइडी पैकेजिंग हर चीज़ की पसंद है, तो हम अपने परफॉर्मेंसेस में भी वो क्यों ना दिखाएं? क्या साफ सुथरा मंदिर हमें नहीं पसंद है? अगर साफ सुथरा मंदिर आपको पसंद है तो साफ सुथरे मंदिर में एक साफ सुथरी परफॉर्मेंस कथक की आपको धर्म से क्यों नहीं जोड़ सकते? आप कथक केंद्र से भी जुड़ी हैं, आप मम्म, वहाँ पे नई पीढ़ी को सिखा रही हैं मम्म, कथक अ, का जो डांस फॉर्म है। मुझे लगता है कि क्या कहीं कमी यहाँ भी रह गई कि सरकारें जो है वो हमारे कल्चर आर्ट फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाई। ऐसा है, सरकार की तरफ से सपोर्ट कितना होता है? देखिए, पेट्रनेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है क्लासिकल फॉर्म्स का शुरुआत से। जैसा कि मैंने कहा कि पहले राजाओं ने मंदिरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, फिर दरबारों में नवाबों ने किए। जिस समय ब्रिटिश राज आया उस समय पतन भी इसी कारण हुआ कि जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश सरकार थी, वो सपोर्ट नहीं करती थी। उन्होंने एक एंटी नॉच मूवमेंट के चलते ये बताया कि ये सब आर्ट फॉर्म्स जो हैं ये तो दे आर अ वे ऑफ डिबॉचरी एंड देयर लाइफ, दे आर शोइंग ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स एंड सिंस, ये क्रिश्चियन प्यूरिनिटिकल स्टाइल से बहुत दूर है। मगर उस समय हमारे जो ज़मींदार थे और आप मानिए मारवाड़ी सेठ लोग थे, उन लोगों ने हम पेट्रोनेज बढ़ाई और आर्ट फॉर्म्स फिर पनप जिंदा गए। रखा उसको। जी। सेक्युलर इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में सरकार ने कई स्कीम्स जारी की, संगीत नाटक अकेडमी, कथक केंद्र, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, ज़ोनल कल्चरल सेंटर्स सेटअप किए। मगर पिछले 75 साल के अंदर द नंबर ऑफ पीपल जो कि आर्ट आर्ट को एज अ करियर लेना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई हुआ है बाय अ बिग मार्जिन। ओके। इतना ज़्यादा नंबर कोई भी स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट्स कवर नहीं कर सकते, हम कितना भी चाहें। वैसे भी हम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, उस्ताद अमजद अली खां साहब ने एक बात कही है जो कि मेरे को लगता है बहुत सच है कि हम क्यों टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहें कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो हमारा उत्थान होगा। क्या वो बिजनेसेस को बताते हैं कि हम हर साल आपको पैसा देंगे और आप करें? उन्होंने कुछ आप उनके लिए लीवेज दी हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं और बोला अब आप अपने आप खुद करिए। वैसे ही आर्टिस्टों का भी काम है कि आप अपनी इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म को अपने हिसाब से चलाइए, मेक इट कमर्शियली वायबल। देखिए आप क्या कर सकते हैं, डू सम टाई अप्स, मेक दैट एफर्ट। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बट सर्टेनली कुछ सपोर्ट तो सरकार से चाहिए ही मिल होती भी रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार ने हमें फेलोशिप स्कीम्स दी हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स दी हैं, प्रोडक्शन ग्रांट्स मिल रहे हैं, फेलोशिप टैगोर फेलोशिप जैसी चीज़ें दी हैं, अकेडमी पुरस्कार मिलते हैं, पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा क्या और की गुंजाइश है? शायद और कार्यक्रम कराए जा सकते हैं, और आईसीसीआर जैसे इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और विदेशों में भेजा जा सकता है कुछ। एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि हाँ, जिसमें कि बहुत स्कोप है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वहाँ पे अलग अलग तरह के कॉर्पोरेट्स फंडिंग इकट्ठा करते हैं फॉर हेल्थ केयर, फॉर सैनिटेशन, फॉर एजुकेशन,
फॉर स्किल डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर को भी CSR एम्बिट के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। प्रायोरिटाइज करें उसको। पॉलिसी के अंदर अगर आप कल्चर, आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर लिखना है, एंड कॉर्पोरेट्स विल बिकम फ्री टू ऑल्सो सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, विच इट डेफिनेटली इज। It is not there in that ambit. No, art and culture falls under skill development because all the art forms are vocational courses. तो स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कुछ कॉर्पोरेट सपोर्ट करते हैं, मगर जिस तरह से हेल्थ केयर को या एजुकेशन को सपोर्ट मिल पाता है, उस तरह से आर्ट एज अ सेक्टर अभी CSR के अंदर नहीं आता। ये बहुत अच्छा आपने एक सुझाव दिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो आर्ट फॉर्म्स है हमारे देश का एक तरह से प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, और इसको हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो शिंचनी, दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड कि दिस नीड्स सपोर्ट, चाहे वो कॉरपोरेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो। लेकिन अगर हम युवाओं में देखें तो डू दे हैव द इंक्लिनेशन टू एसोसिएट देमसेल्व्स इस आर्ट फॉर्म से? क्योंकि कुछ लड़के भी हैं जो आते हैं, वी हैव मेनी मेल डांसर्स, एंड वो जो एक झिझक होती थी कि अब मेल डांसर्स डांस नहीं कर सकते, उनको अच्छा नहीं लगता था, वो सारे तो अब टूट गए हैं मुझे लगता है आज की जनरेशन में। बट आर द यंगस्टर्स विलिंग टू टेक दिस एज अ करियर? आप तो सिखा रही हैं कथक केंद्र में। I think there is a huge resurgence. I may go overboard, but saying that this is a renaissance period is not wrong, because there is a huge democratization of opportunity today. सोशल मीडिया के वजह से हर इंसान अपना काम लोगों तक पहुंचा सकता है। अगर मैं अच्छा कथक करती हूँ, मुझे एक ऑर्गेनाइज़र का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो समझेंगे कि मैं अच्छा काम करती हूँ, मुझे एक मंच देंगे और तब लोग मुझे देख पाएंगे। मैं रोज़ अपने घर से भी लोगों तक पहुँच सकती हूँ। लोग अगर मुझे पसंद करेंगे और मैं अपने आप भी ऑडिटोरियम बुक करके लोगों को बुलाऊँ तो लोग आएंगे। और ये इसके चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कथक को अब एज अ पैरेलल करियर पिकअप कर पा रहे हैं। बॉयज़ हैव पहले तो ऑब्वियसली डांस कथक तो आदमी लोग ही करते थे, औरतें तो बहुत बाद में आई, और उनको भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पाने में बहुत समय लगा। मगर मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि आज हम इतनी बात करते हैं अबाउट homosexuality and giving space to LGBTQAI in our community, equal space. कथक तो कब से कर रहा है? For all men who wanted to explore something beyond what the society told them, they got a safe space in कथक. वो राधा बन के भी नृत्य कर पा रहे थे, वो गोपिका बन के भी कर पा रहे थे, और वो सेफ स्पेस तब से उनके लिए बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। और कई लोग हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को पहली बार लोगों तक रिवील ही कथक के ज़रिए कर पाते हैं। तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ज़्यादा और ज़्यादा लोग हैं जो कि इसको एज अ फील्ड, एज अ करियर भी ले रहे हैं। बट मैं साथ में एक कैवियट भी लगाऊंगी कि कई बार ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई होती है, एंड वो अपने आप को एज अ क्लासिकल डांसर, परफॉर्मर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये प्लेटफॉर्म है और कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस सर्टिफिकेशन के बिना आप क्लासिकल डांसर नहीं हैं, इस सर्टिफिकेशन के बाद आप हो जाएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो कैसे किया जाए? देखिए, पुराने ज़मानों में तो ये था कि गुरुओं की इजाज़त के बिना आप स्टेज पे नहीं जा सकते थे। जब तक अगर गुरु ने 15 साल 20 साल भी आपको सही नहीं समझा, इस लायक नहीं समझा, तो आप स्टेज पे नहीं चढ़ते थे। आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर गुरु एंड बीइंग ओबीडिएंट। ऑब्वियसली कुछ ऐसे गुरु भी रहे जिन्होंने इस बात को एक्सप्लॉइट भी किया, अपने स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ने नहीं दिया, इन फेवर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन में भी ऐसा भी हुआ। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
बिफोर एनीवन थिंक्स अदरवाइज। नहीं, मैंने देखा है महाराज जी की मतलब जो स्टूडेंट्स, तो कई स्टूडेंट्स आज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। महाराज जी के हर शहर में, इंडिया में, अब्रॉड में ऐसे कमाल के स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जिनको कि मैं लुकअप भी करती हूँ। एंड नाना ने शिष्य परंपरा और परिवार परंपरा में कभी कोई फ़र्क किया ही नहीं। उन्होंने जितना प्रमोट अपने स्टूडेंट्स को किया, उतना ही प्रमोट बस अपने बच्चों को किया, न ज़्यादा न कम। तो कैसे करें, जो चेक्स एंड बैलेंसेस की आप बात कर रहे हैं वो कैसे किया जाए? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे पास इसका कोई यस नो आंसर नहीं है। आज क्योंकि स्टूडेंट्स अपने गुरुओं के कही हुई बात से उतने बंधे हुए नहीं हैं। आप मान लीजिए, क्योंकि सब गुरु शिष्य परंपरा में सीख भी नहीं रहे हैं, एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आज भी वो दृढ़ता से लोग सुना करेंगे। मगर एक सेंस ऑफ सिंसियरिटी एंड सेल्फ चेक भी होना ज़रूरी है। आपको पता होता है कि आप अभी कच्चे हैं या पक्के हैं, आप कहाँ हैं, आप अपने आप को बताएं। एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन या ग्रेजुएशन आप किसी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से या किसी गुरु के पास सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर की पढ़ाई भी 10-12 साल 14 साल जो भी उनका ट्रेनिंग होता है, उसके किए बिना आप जाके सर्जरी नहीं कर सकते। वैसे ही आर्ट एक एलिवेटेड एक्सपीरियंस देने की एक जिम्मेदारी है अपने ऑडियंस को। आई एम बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि इट्स द सेम एंड एज नोबल प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, मगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 2 साल में सीख के वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप बहुत टैलेंटेड भी हैं अगर, तो भी आप 2 साल के अंदर वहाँ नहीं पहुँच सकते। आपको कुछ समय उसके साथ बिताना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। मिनिमम कम से कम आप एक सीनियर डिप्लोमा, एक ग्रेजुएशन पढ़िए, करिए, कुछ थ्योरी जानिए अपने आर्ट फॉर्म के बारे में। आधा कच्चा पक्का 30 सेकेंड्स की रील बना के अपने आप को कथक डांसर ना बताइए। Humble request. ओके, सो इन द एंड शिंजनी, हम आपको अभी ये तो नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर दीजिए, क्योंकि इट्स नॉट द राइट प्लेस, बट कुछ तो हम अपने दर्शकों को भाव भंगिमा कुछ तो आप बैठे बैठे भी दिखा सकते हैं। एक बंदिश पढ़ती हूँ नाना की, बहुत प्यारी बंदिश है। 3 अलग अलग स्पीड्स में कैसे बढ़ते हुए जाती है, मुझे बहुत पसंद है। ओके। धा कृदिन्ना धिन दिन्ना ना त्रिगदिन्ना तिगदिन दिन्ना धे ताम धे ताम दग दग थुन तग थो तगिट दिगिट तग थुन तग दगिन थुंग लुंग तग थुन तग तिग धा दिग दिग तिग धा दिग धे ताम दग दग थुन तग थो तगिट दिगिट तग थुन दगिन थुंग लुंग तग थुन तग तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग धे ताम दग दग थुन तग तगिट दिगिट तग थुन तग दगिन थुंग लुंग तग थुन तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे। अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू शिंजनी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। Thank you so much. It's really nice to have you here. Thank you.